हेलो दोस्तों, आई एम चित्रांजना। आज हम एम लक्ष्मीकांत जी की बुक भारत की राज्य व्यवस्था का चैप्टर 14 कवर कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर 13 तक कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्र और राज्य के संबंध, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है और समस्त शक्तियाँ जैसे विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। देखिए, यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। देखिए, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को भी लागू करती है। यद्यपि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, लेकिन संघीय तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता और सहकार्यता आवश्यक है। संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। बात करते हैं विधायी संबंध की, तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय में संबंधित हैं। देखिए, किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है और इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं: केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। नंबर 1, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संविधान ने केंद्र और राज्य को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्न तरीके से परिभाषित किया है। नंबर 1, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। तीसरा, केवल राज्य अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है और इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक और उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में, संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होते। नंबर 1, राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली और दमन और दीव के लिए। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी भी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का अधिकार है। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे और उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। असम का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोज्य न कर कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए प्राप्त है। दूसरा पॉइंट, विधायी विषयों का बंटवारा। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच विधायी संबंधों के विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है: सूची 1 और सूची 2 और सूची 3, यानी कि राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को जो विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, मतलब मूलतः 97 है, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार, वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। दूसरा, राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय इसमें 61 विषय हैं, मूलतः 66 विषय, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि। और तीसरा है समवर्ती सूची। इसके संबंध में राज्य एवं संसद विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं, मूलतः 47 हैं, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक, छापा, प्रेस व अन्य। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत
5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। अवशिष्ट सूची के संबंध विषय जैसे 3 विषयों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते। विधान बनाने का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एक रूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं है, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है और इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अमेरिका में संघीय राज्य की शक्तियां संविधान में निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों को एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों के आवंटन की दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों में व्यवस्था करता है। संघीय और प्रांतीय एवं समवर्ती वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय ना तो संघीय विधायिका को दी गई ना प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया है। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है। समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। संघ सूची राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यह व्यवस्था संघ सूची एवं समवर्ती सूची के मामले में यही स्थिति होगी। समवर्ती सूची एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होगी। बात करते हैं यदि समवर्ती सूची के किसी भी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है तो उसे राष्ट्रपति की सिफारिश मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी और इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों के में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले में पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहता है। राज्यों के अनुरोध की अवस्था में जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। ये कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। यद्यपि बाद में कोई भी राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है और इस तरह के कानून या संशोधन या पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, ना कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई। दूसरी ओर ऐसे मामले राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपनी विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया, सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार हैं: पुस्तक प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि का अधिकतम सीमा विनिमय अधिनियम 1976, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची के किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कानूनों के उदाहरण हैं: संयुक्त राष्ट्र
सुविधा और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982, पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या क्या होता है देखिए। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका मतलब यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थिति में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान क्षेत्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। नंबर 1, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी कानून विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी। इस संबंध में सरकारिया आयोग 1983 से 87 ने यह पाया है कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकरावों को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो उसे नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैध राजनीति व्यवस्था में हस्तक्षेप, विदित अड़चनें, भ्रांतियों आदि जैसे अनेकानेक कारक हैं जो अंतोगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एक रूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की ये नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। बात करते हैं प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 63 तक केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है और इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत हैं और उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात संघ सूची के विषय, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार प्राधिकरण, न्याय क्षेत्र का कार्य और इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियां और राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, अर्थात समवर्ती सूची के विषय। उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, सिवाय तब की कोई संविधान उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई भी नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों को इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई भी वर्तमान विधान और राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला, जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधितन करें। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस सीमा तक विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से कार्यों को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी हैं और इस प्रकार अनुच्छेद 365 ये कहता है कि कोई भी राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले में अपने हाथ में ले सकते हैं कि अमुक राज्य में संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। इसका मतलब है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य का राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों को केंद्र के निर्देश। इन 2 मामलों में अतिरिक्त केंद्र को यह निर्देश अधिकार है कि यह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। संचार के साधनों को बनाएं व उनका रखरखाव करें। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें
और इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता, जबकि इकलौता राज्य सूची पर संसद के कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करती है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता एवं विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया है। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है, और इसी तरह एक राज्य का कार्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसी समझौते का ये मामला सशर्त या बिना शर्त के हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों की बिना सहमति परिस्थितिवश ऐसा कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में ये कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। और इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन, करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है, यद्यपि यही कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जहाँ केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है और ये वही राज्य केवल प्रथम रीति को ही अपना सकता है। केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित चीजें उपबंध हैं। संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी व नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में अपनाई गई। केंद्र व राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। संसद संवैधानिक उद्देश्य अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत ही किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं व राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS शामिल हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है और इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर IAS, भारतीय पुलिस के स्थान पर IPS का नाम दिया गया, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकार होते हैं। उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। इन सेवाओं का समर्थन निम्न आधार पर किया जाता है। केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में, केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा पाई जाती हैं। भारतीय संघ में भी द्वैध नीति तथा दो प्रकार की सेवाएं होंगी, परंतु इसका अपवाद भी होगा। यह पाया गया कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद होते हैं। प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। अखिल भारतीय सेवाओं हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाए। इनके द्वारा चयनित प्रशासनों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों। इन्हें राजनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र व राज्य संबंध निम्नलिखित हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर एवं उच्च न्यायालय इसके नीचे हैं। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है एवं पद से हटाया भी जा सकता है। संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा एवं पंजाब एवं हरियाणा एक ही उच्च न्यायालय हैं। आपातकालीन अवधि के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य एवं राज्यों को निर्देशित कर सकता है कि इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रणहीन हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है और इस स्थिति में राज्य एवं राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है और राष्ट्रपति राज्य में कार्यकारी सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकते हैं। अन्य उपबंध। संविधान राज्य प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्न अन्य उपबंध करता है। अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करें। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधानोत्तर युक्तियां। उपयुक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संविधानोत्तर युक्तियां भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय, केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि भी शामिल हैं। केंद्र अब नीति आयोग, गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय शामिल हैं। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन, शहरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि। केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विषय इस प्रकार हैं। राज्यपालों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सचिवों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कुलपतियों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। विधि मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करता है। वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों में समझ सकते हैं। कराधान शक्तियों का आवंटन। देखिए, संविधान ने केंद्र एवं राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीकों से ये शक्तियों का आवंटन किया है। संसद के पास संघ सूची, जिसकी संख्या 15 है, के बारे में ये निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची, जिसकी संख्या 20 है, पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संसद और राज्य विधान दोनों को समवर्ती सूची, जो संख्या में 3 है, पर कर निर्धारण का अधिकार है। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है और इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर समृद्धि का
कर और व्यय कर लगाए हैं। देखिए, संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियां के उपयोग की शक्तियों का भी निर्धारण करता है। एग्जाम्पल के लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र एवं राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां भी लगाई हैं, जैसे विधानमंडल व्यवसाय व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन वह एक व्यक्ति पर ये 2500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं, जैसे राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता, आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता, संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर कर नहीं लगाया जा सकता। तो राज्य विधानमंडल बिजली की बिक्री एवं उसके उपभोग पर कर लगा सकता है, लेकिन बिजली की बिक्री और उपभोग पर कर नहीं लगाया जा सकता। केंद्र एवं उपभोग की जाने वाली केंद्र को बेची जाने वाली रेलवे के किसी रख रखाव कार्य में उपभोग की जा रही हो या संबंधित रेलवे निर्माण में कार्यरत किसी केंद्रीय कंपनी को बेची जा रही हो। राज्य विधानमंडल किसी अंतर राज्य नदी या नदी धारा के विनिमय या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण उत्पादन खपत वितरण बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। कर राजस्व का वितरण 80वें संशोधन अधिनियम 2000 और 88वें संशोधन 2003 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया। आयोग ने सिफारिश की कुछ केंद्रीय कर कराधानों को प्राप्त कुल आय 29% राज्यों को मिलना चाहिए। अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया पूर्वव्यापी अप्रैल 1996 में अस्तित्व में आया। संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य कर जैसे निगम कर कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। 88वें संविधान संशोधन से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसने केंद्रीय सूची में एक नया विषय प्रविष्टि 92 गा जोड़ा और जो कि सेवा कर केंद्र पर लगाया गया, लेकिन इसका संग्रहण राज्य करते हैं। इसके उपरांत इसका केंद्र व राज्यों के मध्य युक्त बंटवारा होता है। इन दो संशोधनों के उपरांत केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का विभाजन निम्नानुसार होता है। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर अनुच्छेद 268। इस श्रेणी में निम्नलिखित कर एवं शुल्क आते हैं: विनिमय पत्रों, चेकों, बाद नोटों, नीतियों, बीमा, स्टाम्प, शेयरों, अन्य के अंतरण पर लगाने वाला स्टाम्प शुल्क, औषधि एवं प्रसाधन की वस्तुएं जिनमें एल्कोहल नारकोटिक शामिल हैं, उत्पाद शुल्क। किसी राज्य से उगाही की गई इन शुल्कों की प्रतियां भारत के समेकन निधि का भाग नहीं होती, बल्कि उसी राज्य को दी जाती हैं। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर अनुच्छेद 268 सेवाओं पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका संग्रहण एवं उपभोग केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करते हैं और इनके संग्रहण व उपभोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर 269। नंबर 1, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में वस्तुओं के कर विक्रय से संबंधित कर समाचार पत्र को छोड़कर माल व सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के परीक्षण में संबंधित इन करों से प्राप्त भारत की समेकन निधि का भाग नहीं बनते, यानी कंसोलिडेटेड फंड का भाग नहीं बनते। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र व राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 270। इस श्रेणी में संघ सूची में निम्नलिखित सभी कर और शुल्क आते हैं। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 268, 268 ए 69 में उल्लिखित कर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर अधिभार के रूप में आते हैं। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाए गए शेष कर। इन करों और शुल्कों की कुल प्रतियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार अनुच्छेद 271। संसद किसी भी समय उपयुक्त वर्णित द्वितीय और तृतीय करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269, 70 अधिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में
राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित एवं उपभोग में किए जाने वाले कर ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। इनकी संख्या 20 है। ये इस प्रकार है: भू राजस्व, कृषि आयकर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों, खनिज अधिकारों, पशु, नाव, सड़कों पर चलने वाले वाहन, विलासिता, मनोरंजन, जुए पर कर, मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलीय लिकर, मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, सड़क परिवहन के माध्यम से राज्यों में प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कर, विज्ञापन, सिवाय समाचार पत्र के, बिजली की खपत, बिक्री, सड़क जलमार्ग से जाने वाले यात्रियों पर लगने वाले कर, वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर प्रतिवर्ष 2500 रुपये से अधिक नहीं होंगे। प्रति व्यक्ति कर, पथ कर, बिक्री कर, समाचार पत्र को छोड़कर राज्य सूची में वर्णित विषयों से प्राप्त होने वाली फीस, न्यायालय की फीस को छोड़कर। गैर कर राजस्व का वितरण, केंद्र और राज्य। तो केंद्र में गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां डाक, तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के, मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम समय अवधि समाप्त होने पर उगाई। कि राज्य में गैर राजस्व के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक उपक्रम समय चूकने पर उगाई। राज्यों के लिए सहतार्थ अनुदान, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है। राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं: विवेक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। विवेक अनुदान, अनुच्छेद 272, संसद को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान, कल्याण, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है, और ऐसे राज्यों में असम भी शामिल है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान सामान्य एवं विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। विवेकाधीन अनुदान, अनुच्छेद 282 संघ और राज्यों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। यह प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है तथा पूर्णतः उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं: योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति से निर्मित राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। उल्लेखनीय है, विवेकाधीन अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, विशेष एवं विधिक अनुदान की तुलना में। अन्य अनुदान, संविधान एक तरह के अनुदान की व्यवस्था है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है और इस प्रकार जूट व जूट उत्पादों जैसे असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया है। ये अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए हैं। ये अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित थे। ये वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है: केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। ये सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र भारत की संचित निधि से ये आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों, नगर पालिकाओं के स्त्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। 1970 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लिए जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को सुझाव देता है। संविधान वित्त आयोग को देश की वित्तीय संघात्मक संतुलन चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। यद्यपि गैर संवैधानिक, गैर विधायी निकाय योजना आयोग के उद्भव के केंद्र राज्यों संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। राज्यों के हितों का संरक्षण, देखिए वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर
निम्नलिखित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करें। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो वह किसी भी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे। ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर शुल्क पर अभिभार अध्यारोपित करे। कर या शुल्क जिसमें राज्य का हेतु अभिव्यक्ति का अर्थ कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है। शुल्क या जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। कुल प्राप्तियां अभिव्यक्ति का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुछ प्राप्तियों का निर्धारण प्रमाणन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण। संविधान केंद्र एवं राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। केंद्र सरकार या तो भारत में या भारत के बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता और केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। अन्य संघीय संविधानों के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियों के नियम हैं और इस संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य और विभिन्न निकायों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा उन सभी चीज़ों से जिनका कोई भी मूल्य होता है। संपत्ति में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। संपत्ति का उपभोग संप्रभु जैसे सशस्त्र सेनाएं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों, कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है और इस कारण यह कि निगम कंपनी एक पृथक विधिक अस्तित्व है। राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट। राज्यों की परिसंपत्ति एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। ये आय संप्रभु कार्यों एवं वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट भी दे सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं हो पाती हैं और इस तरह निगमों एवं राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी निर्णय में एक सलाह दी। केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए जिससे बीमा एवं उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरे शब्दों में केंद्र राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है। वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका मतलब है राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू हो, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। राज्य की सेवा में लगे सभी वर्ग के लोगों को वेतन एवं भत्ते कम करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों समेत सभी धन विधेयकों, अन्य वित्तीय विधेयकों राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। केंद्र राज्य संबंधों में व्यावृत्तियाँ।
1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र ज्यादातर राज्यों के एक ही दल का शासन करता था। 1967 के चुनाव में केंद्र कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई। केंद्र में उसकी स्थिति कमजोर हुई। केंद्र राज्य संबंध के राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने कई मसलों पर केंद्रीकरण का विरोध किया। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और राज्य शक्तियां एवं वित्तीय स्रोतों की मांग की, और इसने केंद्र राज्य संबंधों में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संभाव्य क्षेत्र। जिन मुद्दों के कारण केंद्र और राज्यों के बीच तनाव एवं टकराव पैदा हुए हैं वे हैं: राज्यपाल की नियुक्ति बर्खास्तगी का तरीका, राज्यपाल का पार्टीवादी एवं पक्षपातपूर्ण रवैया, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राजनीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS प्रबंधन, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी, राज्य सूची में केंद्र का अतिक्रमण। 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों में मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य। प्रशासनिक सुधार आयोग। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया। एक अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका सार्वजनिक जीवन का प्रशासन में लंबा अनुभव हो। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे। उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो। राजमन्नार समिति। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर BP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा और इस समिति ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की। इसमें शामिल थे संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। केंद्र एवं राज्यों दोनों में एकल पार्टी की सरकार है। राज्यों को संसाधनों की होने वाली कमी और एवं इसके कारण केंद्र की सहायता पर उनकी निर्भरता। केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका। इस भूमिका की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थीं: एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, योजना आयोग का स्थान एवं संविधि निकाय द्वारा लिया जाए, वित्त आयोगों को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए, अनुच्छेद 356, 57, 65 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है उसको पूर्णतः समाप्त किया जाए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद की पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त किया जाए। संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित किया जाए। राज्यों को अवशेषीय शक्तियां प्रदान की जाएं एवं अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS को समाप्त कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने राजा मन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव। 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिबा में हुई एक बैठक में राज्यों की धार्मिक और राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस प्रस्ताव में कहा गया केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी संबंध, संचार मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्य को सौंप देने चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप से संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में था, ने केंद्र राज्यों में एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया।
उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्न सुझाव दिए गए। संविधान में उल्लिखित शब्द संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए। केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, संचार, आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए। अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जाए। अनुच्छेद 356, 57, 60 में राष्ट्रपति शासन पूर्णतः समाप्त किया जाए। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य की जाए। केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाए। केवल केंद्र व राज्य सेवाएं होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार ने इस ज्ञापन में की गई मांगों को स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं सरकारीय आयोग। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं का कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें, इस संबंध में उचित परिवर्तन एवं प्रमाणित सिफारिशों पर प्रदान करें। अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। इस कार्यकाल को 4 बार बढ़ाना पड़ा। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ढांचागत परिवर्तनों के पक्ष में नहीं था। इसने महसूस किया कि मूल रूप से संविधान व्यवस्था और सिद्धांत में मूल संस्थापक संरचना ठीक है, लेकिन इसने इस बात पर बल दिया कि प्रचारात्मक और कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हो। इसने महसूस किया कि स्थायी संस्था मामले के मुकाबले में संघीय सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा क्रियात्मक व्यवस्था है। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। विखंडनीय प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि उसने सशक्त केंद्र का मतलब नहीं बताया शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने ये भी बताया कि केंद्र में शक्तियों के अधिक संकेंद्रण से निर्णय लेने का दबाव रहता है, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहते हैं। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इसमें महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। अनुच्छेद 356, इसको बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल हो तब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाए। अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को अधिक मजबूत बनाना, ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना। कराधान की शक्ति संसद में निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए। इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तक कि ये राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। तथापि ये वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ सुनिश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। बिना संसद की मांग के किसी भी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन एवं राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारीय आयोग की 180 सिफारिशों को लागू कर चुकी है और इसे सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य सिफारिशों का परिषद का गठन है।
अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की सीमा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि 2 दशकों पहले गठित सरकारीय आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र व राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। इस आयोग का प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। नंबर 1, आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा करना था। आयोग को स्वस्थ परंपराओं शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं उत्तरदायित्व जिनमें शामिल थे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थान, संसाधनों का बंटवारा, अंतर राज्य नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। आयोग को केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें कठिनाइयाँ हैं, इसके बारे में सरकार को बताना था। आयोग को यह देखना था कि पिछले वर्षों में देश में विशेषकर रूप से पिछले कई दशकों में संविधान की मंशा के अनुरूप सामाजिक आर्थिक विकास की क्या स्थिति है, इसे तीव्र करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में आयोग को यह भी बताना था राष्ट्र की एकता अखंडता अक्षुण्ण रखते हुए लोगों ने कल्याण हेतु अच्छे शासन की सुनिश्चित करने हेतु नई चुनौतियां किस प्रकार सामना किया जाए। नई सहस्राब्दिक प्रारंभिक दशकों के गरीबी और असाक्षरता उन्मूलन द्वारा प्रभावी परिस्थितियों के अनुरूप सतत एवं तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त। उक्त मामलों का विवेचन करते समय एवं अपनी सिफारिशें देते समय आयोग को विशिष्ट भूमिका निभानी थी, लेकिन उसे निम्न सीमाओं का भी ध्यान रखना था। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से जब कोई राज्य लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा या लंबे समय से चली आ रही किसी अन्य प्रकार की हिंसा से ग्रस्त हो, तो राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से नियोजन एवं बड़ी परियोजनाओं जैसे नदियों को जोड़ना, ऐसे कार्य 15-20 वर्षों का समय लगता है। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व, कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य स्थानीय निकायों में स्वायत्तता के संदर्भ में संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित स्वायत्त निकायों का प्रशासन भी इसमें शामिल है। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व, कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से स्वतंत्र नियोजन एवं जिला स्तर पर पृथक बजट बनाने के संदर्भ में राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से पिछड़े राज्यों की उन्नति के लिए योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में 8वें से 12वें वित्त आयोग एवं केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में की गई। विशेष रूप से केंद्र से प्राप्त होने वाली बड़ी वित्तीय सहायता के बारे में उत्पादन पर पृथक करों की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता, वैट के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले कर के संदर्भ में एक केंद्रीयकृत एवं लक्षित घरेलू बाजार बनाने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार के गठन एवं सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 18 में संबंध में सिफारिश की गई। एक केंद्रीय विधान परिवर्तन अधिकरण की स्थापना, जिसे अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच का अधिकार व राज्यों की सीमाओं में होने वाले उन अपराधों की जांच का अधिकार या जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो के गठन के संदर्भ में बात की। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर स्वप्रेरणा से राज्यों को नियोजित किए जाने वाले अर्धसैनिक बलों की उपयोगिता के संदर्भ आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट को सौंपकर एक एकीकृत एवं लक्षित घरेलू बाजार बनाने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार के गठन का सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 18 में इस संबंध में सिफारिश के संदर्भ में केंद्रीय विधि परिवर्तन अधिकरण की स्थापना, राज्य अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच का अधिकार व राज्यों की सीमाओं में होने वाले अपराधों की जांच का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो गठन के संदर्भ में अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर स्वप्रेरणा से राज्यों को नियोजित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की उपयोगिता के संदर्भ में
आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और कुल 1456 प्रश्नों की रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतिम रूप से देने के आयोग को सरकारी आयोग की रिपोर्ट और संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। हालांकि अनेक राज्य क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकारी आयोग की अनुशंसा से मेल नहीं खाती। आयोग अपने विचार विषय पर अंतर्गत उठाए गए मुद्दों पर गहराई से जांच करने के बाद संबंधित सभी पक्षों को सांगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की एकता अखंडता भविष्य के इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के अपरिहार्य हैं और इस तरह सहकारी संघवाद का जो सिद्धांत है भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। कुल मिलाकर आयोग ने 310 अनुशंसाएं की जिसमें केंद्र राज्य संबंधों का भी स्पर्श करता है और कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, सूची 11 में वर्णित विषय पर बने कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधायन प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच एक व्यापक सहमति बने। 7वां पॉइंट है संधियों एवं समझौतों के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभावों का ध्यान समय समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोगों को रखना चाहिए। राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारी आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए। उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। उसे एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य की स्थानीय राजनीति को नज़दीकी तौर पर ना जोड़ा जाए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे राजनीतिक से सामान्यतः बड़ी भूमिका ना रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पद से हटाए जाने पर केंद्र सरकार की इच्छा भर से नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल के महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में जो विवेकाधिकार है उसके प्रयोग का दायरा सीमित है और इस सीमित दायरे में राज्यपाल का कार्य एक पक्षीय और अवास्तविक नहीं दिखाना चाहिए। इसका कार्य विवेक द्वारा निर्देशित और प्रेरित सतर्कता द्वारा संतुलित होना चाहिए और किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे। जहां त्रिशंकु विधानसभा बनाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं और ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। चुनाव पूर्ण गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल मानना चाहिए। यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन का नेता राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्ण गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन निम्नलिखित प्राथमिकता चरण में करना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दलों का समूह जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है वह सबसे बड़ा एकल दल जो दूसरों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा हो। चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं, शेष सरकार के बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं। जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए। मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्व ग्रह से प्रेरित होना चाहिए। राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करने और अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए।
जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है तो इसे राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्वों के निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक ही सीमित रहना चाहिए। जहाँ तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रश्न है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है और इसे राज्यों के मामलों में संभावित संदेह का आशंका का निराकरण हो सकेगा। इससे केंद्र व राज्य संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब जबकि अनुच्छेद 352 तथा 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं, इसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संघ है। यह आवश्यक है कि केंद्र के हस्तक्षेप के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक रूपरेखा बनाई जाए, लेकिन इसमें अनुच्छेद 352 एवं 356 के अंतर्गत अत्यंतिक कदम उठाने की अनिवार्यता न हो। इस रूपरेखा को स्थानिक आपातकाल के रूप में उपयोग करने से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार काम करती रहे, विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़े, जबकि केंद्र सरकार इस संबंध में स्पेसिफिक व स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया करे। अनुच्छेद 355 सपठित 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 1 की प्रविष्टि 2A और सूची 2 की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य बनता है। अंतर राज्य परिषद को अंतर्राज्यीय एवं केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने का एक विश्वसनीय, शक्तिशाली तथा निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनुच्छेद 263 में समुचित संशोधन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों की सुसंगतता के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। एक मजबूत अंतर राज्य परिषद एवं सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यालय के रूप में भी कार्य कर सकता है। वित्तीय मामलों में अंतर राज्य एवं समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन एक सफल प्रयोग हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के संदेशों के संस्थानिकीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों का एक फोरम जिसकी अध्यक्षता चक्रानुक्रम से एक मुख्यमंत्री करे, उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वयक नीतियां लागू की जा सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। राज्यों के प्रतिनिधिक फोरम के रूप में सेकेंड चैम्बर के गठन एवं कार्य में बाधक कारकों को हटाना चाहिए, संशोधित करना चाहिए और इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन की जरूरत हो तो वह भी करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं का स्वीकार्य हल निकालने की असीमित क्षमता है। राज्यों के बीच सत्ता संतुलन वांछनीय है और ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों को सीटों की समानता बिना उनकी जनसंख्या का ध्यान रखें किया जा सकता है। स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने देने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधित्व का विषय क्षेत्र उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित होना चाहिए। भविष्य के सभी केंद्रीय विधायन जो राज्यों की संलग्नता की मांग करते हैं, लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित है। पहले से वर्तमान केंद्रीय विधायन जिसमें राज्यों को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए। केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों पर पुनरीक्षण प्रत्येक 3 वर्षों पर बिना विलंब किया जाना चाहिए। 3 वर्षों की अवधि पार होने पर राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। व्यवसाय कर की वर्तमान हदबंदी को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त होना चाहिए। अनुच्छेद 268 में उल्लिखित करों और अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना के लिए उक्त प्रावधान नए सिरे से विचार करना चाहिए। मुद्दों को या तो अगले वित्त आयोग को संदर्भित कर देना चाहिए या मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए सभी वित्तीय विधायनों में एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन करना चाहिए। इन निकायों की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों एवं विधायिकाओं के समक्ष रखना चाहिए। वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को केंद्र एवं राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने के राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकरों एवं
सरचार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल कर राजस्व में उनकी जिम्मेदारी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। योजना एवं गैर योजना खर्च की नज़दीक संलग्नता के कारण एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर योजना खर्च के बीच अंतर के मुद्दे को देखें। वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अवरित अवधियों में तालमेल से ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग के प्रभाग को एक पूर्ण विभाग के रूप में रूपांतरित कर देना चाहिए जो कि वित्त आयोग को स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करे। योजना आयोग की वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका है कि लेकिन इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों की क्षेत्रीय योजनाओं के सूक्ष्म प्रबंधन की कम। अनुच्छेद 307 सपट सूची में प्रविष्टि 42 इसके अंतर्गत अंतर राज्य व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आयोग में परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिका निर्णयकारी शक्ति के साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अंतिम एवं सभी राज्यों के साथ साथ भारतीय संघ पर भी बाध्यकारी होना चाहिए। आयोग के निर्णयों से प्रभावित कोई भी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट सभी हितधारकों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल, संबंधित विभागों आदि को उनके सुविचारित दृष्टिकोण के लिए भेजी गई। लेकिन केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से संबंधित टिप्पणियों का अंतर राज्य परिषद द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें की जानी चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट तालिका हैं जिसे आप देख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो इस तालिका में बताए गए हैं। देखिए, बाकी के हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें थे वो कवर किए हैं और कवर करने का प्रयास किया है। सो आई होप सो दोस्तों कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, मैं ये आशा करती हूँ। और अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।